Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of second year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is again here and I warmly welcome you on my channel Watch to Lead. Let's get started with today's poem, which is The Solitary Reaper by William Wordsworth. William Wordsworth के बारे में आपको पता है ना, what he is famous for? He is a romantic poet. Romantic poet means बेटे poet of nature he is also called. क्यों पोइट ऑफ नेचर कहते हैं उसको? बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ लैंडस्केप. लैंडस्केप में कौन सी चीज़ें आती हैं बेटे? ये स्काई, वाटर, वाटर मीन्स यू नो लेक्स, रिवर्स, ओशंस, एवरीथिंग, माउंटेन्स, देन ग्रीनरी. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ मीडोज, ट्रीज, grassy fields, and then birds. Natural phenomena and natural objects were the his center of attraction. He was fascinated by all these natural beauties and natural phenomena. Okay, आपने you have read his 3 poems earlier upon the Westminster Bridge. फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, and Lucy Gray also. एक आपने मैट्रिक में पढ़ी है डैफोडिल्स. आप ज़रा सा रिकॉल करें अपने नॉलेज को. पीछे वाले जो आपने पढ़ा है उसमें क्या था बेटे? अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में क्या था? He was standing on the overhead bridge and he saw the London in the early in the morning. He was fascinated by the scene. He went back to his home and in his room he composed this beautiful sonnet. कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ वो environment के अंदर जो उस वक्त खामोशी और सुकूत छाया हुआ था उससे वो फैसिनेट हुआ और ये उसने नज़म लिख दी. दैन लूसी ग्रे की बात करें. लूसी ग्रे में बेटे याद है ना, एक इनोसेंट गर्ल की स्टोरी है हु सैक्रिफाइड हर लव फॉर द सेक ऑफ हर मदर. शी वॉज अ वेरी ओबीडियंट गर्ल. सो फॉर दैट नोबल रीजन शी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ नेचर. वो कहता है इवन दो शी इज़ बीन डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो बट इवन टुडे इफ़ यू पे अ विजिट टू दैट रिमोट एरिया यू कैन फील हर प्रेजेंस इन द वे एयर. हवा में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है कि वो अभी भी मौजूद है, हालांकि वो मर चुकी है. उसने अपनी जान एक नोबल कॉज के लिए दी थी. एक बहुत अच्छी फर्माबरदार बेटी थी वो, जिसकी वजह से वो मरने के बावजूद भी जिंदा है. ओके, दिस इज़ व्हाट ही बिलीव्स, नॉट वी एज मुस्लिम्स. ठीक है, हमारा बिलीफ ये नहीं है, ये शायद का यकीन है. और राइट, फिर वो डैफोडिल्स है उसकी. आपको पता है ना उसमें क्या सीन था? ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स. तो इस सीन से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और घर गया और जाके ये खूबसूरत नज़म लिख दी. तो ये तीनों पोम्स को पढ़ के क्या साबित होता है कि वो नेचर के बहुत करीब है, वो नेचर को बहुत पसंद करता है. बेटे वो नेचर को कहता है कि नेचर प्लेस अ रोल ऑफ अ मदर, रोल ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ अ नर्स. नर्स का काम क्या होता है? वो आपको पता है ना, ज़ख्मों पे मरहम लगाती है, सूद करती है. व्हेन यू फील सिक शी कम्फर्ट्स यू, है ना, आराम सुकून देती है. इसीलिए जब कोई बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि वो हिली एरियाज़ में जाए या फिर मॉर्निंग वॉक करे, क्योंकि नेचर जो है वो आपको रिफ़्रेश करती है, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली ऑल्सो. गॉट इट? उसके बाद 2 डेफिनेशंस हैं बेटे जो इसकी वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में दी हैं. आप पहले उनको देख लें, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा. ही सेज नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. कि जो इंसान नेचर को पसंद करता है, एडमायर करता है, अप्रिशिएट करता है, नेचर कभी भी उसको धोखा नहीं देती. दूसरा है उसकी पोइट्री की डेफिनेशन. वो कहता है पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. कि शायरी क्या होती है? ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है. आपका दिल जब जज्बात से भर जाता है, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो उदासी के हों, चाहे वो गम के हों, तो ये आपकी जो जज्बात हैं वो बहने लगते हैं, ओवरफ्लो करने लगते हैं. लेट मी गिव यू द वेरी सिंपल एग्जांपल. आप बकेट के अंदर पानी डालते हैं, जब भर जाती है तो फिर वो पानी उछलने लगता है, बहने लगता है. इस तरह जब जज्बात के अंदर आपका दिल जज्बात से लबरेज हो जाता है तो फिर वो जज्बात बाहर निकलने के लिए बेताब होते हैं, जो शायरी की सूरत में और राइटर्स जो हैं कहानियों की सूरत में बयान करते हैं. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी क्या होती है? एक वजदान की कैफियत जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा महव हो जाता है. तो वो शायद कहता है
कि पोइट्री जज्बात से जन्म लेती है जो बाहर निकलते हैं, फिर आप उनको अकेले में बैठ के एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर, पुरसकून माहौल के अंदर बैठ के आप उन यादों को रिकलेक्ट करते हैं, तो फिर जो आप लिखते हैं वो वर्ड्स होती है, वो शायरी कहलाती है आपकी। ये है उसकी डेफिनेशन पोइट्री की, जो बिल्कुल उसके सब्जेक्ट को सूट करती है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम। सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर। ये सॉलिटरी रीपर कौन है? सॉलिटरी मीन्स लोनली, तन्हा, रीपर मीन्स काटने वाली, यानी फसल को काटने वाली, अकेली और तने तन्हा। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and binding by herself, stop here or gently pass. Behold means बेटे to see something, to observe something, कोई चीज़ देखना, मुशाहिदा करना। Single in the field, अकेली है बिल्कुल खेतों में। Over the yon old English है, अभी ये इस्तेमाल नहीं होता। Over there आप कह लो उसका मीनिंग solitary highland lass। लास्ट बेटे किसको कहते हैं? यंग गर्ल को। सॉलिटरी मीन्स तन्हा, कि वो अकेली तन्हा पहाड़ों में, ऊंची वादियों में वो है, काट रही है, और बाइंडिंग, और उनको उस गले को जो वो काटती जाती है फसल, उसके गड्ढे बनाती जाती है, बहुत बड़े बड़े बंडल बना रही है। और वो कहते हैं स्टॉप हियर और जेंटली पास, यानी वो जो उसने विज़िट किया वहाँ का, ही वॉज अकम्पनीड बाय हर सिस्टर नेम्ड डोरथी, उसकी बहन का नाम है, वो उसके साथ थी। तो उसको कहता है कि रुक जाओ, धीरे से चलो, अगर आवाज़ पैदा होगी तो वो लड़की जो गाने वाली है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो हमें देख के शाय फील करेगी और गाना रोक देगी। अलोन the cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Melancholy means बेटे gloomy sad song, उदास, strain means मेलोडी, गाना। वो कोई उदास और गमगीन गाना गा रही है जब फसल काटती है और बांधती जाती है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वेल मीन्स वादी, प्रोफाउंड मीन्स डीप। उसका मतलब है कि द होल वैली इज अंडर द स्पेल ऑफ हर मैजिकल वॉइस। वो जो लड़की गा रही है तो उसकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि उसके गाने की गूंज पूरी वादी में महसूस हो रही है। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. आपको पता है ना बेटे अरेबियन सैंड्स का क्या मतलब है? अरेबिया किस तरह का इलाका है? डेजर्ट है। तो डेजर्ट के अंदर आपको पता है ना रेत ही होती है सिर्फ, और एक्सक्रूशिएटिंग हीट, जला देने वाली गर्मी। तो वहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो कतार बना के चलते हैं, कभी ऊँटों पे कभी पैदल। तो वो सहरा में थक जाते हैं, जब थक के मांदे किसी जगह पर बैठते हैं, कोई छोटा मोटा साया मिलता है तो वो वहाँ बैठते हैं। तो इस लड़की के गाने की आवाज़ जैसे उनको रिफ्रेश करती है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, चैंट मीन्स सिंग हियर, कि कोई बुलबुल ने, कभी किसी बुलबुल ने इतना खूबसूरत गाना नहीं गाया होगा। आपको पता है ना नाइटिंगेल इज़ फेमस फॉर इट्स मेलोडियस साउंड, बहुत अच्छी इसकी कोयल की आवाज़ है, चहकने की। तो कहता है लड़की की आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, उन थके हारे लोगों के लिए। नोट मीन हियर सॉन्ग्स, के उसका गाना जो है एक रिफ्रेशिंग है, उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, उनको सुकून पहुंचाता है, उनको तरोताज़ा करता है दोबारा। अ वॉइस so thrilling never was heard in spring times from the cuckoo bird. आपको पता है ये कुकू बर्ड जो होता है ये बाहर के मौसम में आता है और ये भी बहुत सुरीली आवाज़ पैदा करता है। तो वो कहता है कभी किसी बाहर के मौसम में किसी कुकू बर्ड ने इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं पैदा की होगी, इतना खूबसूरत नगमा नहीं गाया होगा जितना वो लड़की गा रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फॉरेस्ट हेबेडाइज। ये हेबेडाइज बेटे क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अब ये काइंड ऑफ एग्जैजरेशन है इन दीज टू लाइन्स। एग्जैजरेशन क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है? मुबालगा आराई जिसको कहते हैं। बेटे जो ह्यूमन वॉइस होती है उसकी एक कैपेसिटी है, स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद वो आगे नहीं जा सकती। वो शायर यहाँ पे कहता है कि उस लड़की का वॉल्यूम, उस लड़की की पिच इतनी उसकी जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा हाई है कि वो समंदरों के सुकूत को तोड़ती जा रही है और वादियों तक, पहाड़ों तक, जजीरों तक पहुँचती जा रही है। हालांकि ह्यूमन वॉइस की एक लिमिट है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये एग्जैजरेशन है, मुबालगा आराई है और शायर हजरात ये करते हैं।
in specifically poetry. Okay, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. अब वो उसके गाने की बात कर रहा है कि कहता है मुझे नहीं पता कि वो क्या गा रही है. Plaintive means it t sound is silent here. No need to pronounce it. Plaintive means expressing sorrow or melancholy. गम का इजहार कर रही है, अपने दुख का इजहार कर रही है. नंबर्स मीन्स वर्ड्स, ओल्ड ओल्ड वर्ड है, ये शायरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो वो कहता है वो जो गाना गा रही है उसमें किसी गम का इजहार कर रही है शायद, या फिर अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, या फिर बहुत बहुत गमगीन वाक़यात कोई पीछे गुजरे हों, कोई डिज़ास्टर आया हो, नेचुरल डिज़ास्टर, या फिर कोई जंगें लड़ी गई हों दुनिया के अंदर, कोई वॉर्स हुई हों, उसने उनको देखा हो तो उनके बारे में शायद गा रही है. और इज़ इट सम मोर हम्बली फेमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, या फिर ये आजकल के जो लोग हैं, जो पीजेंट क्लास के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किसान लोग हैं, या फिर उनके कोई डेली मैटर्स जो रूटीन के मैटर्स हैं, या फिर वो उनके बारे में गा रही है. दिस होल स्टैंजा इज़ अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द डिक्शन ऑफ द सॉन्ग द गर्ल इज़ सिंगिंग. जो गाना वो गा रही है उसके लैंग्वेज के बारे में है, क्योंकि शायर के लिए वो नई ज़ुबान है, वो उसको समझ नहीं पा रहा उसके सब्जेक्ट मैटर को कि ये किस बारे में है. सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, या फिर उसके कोई पर्सनल सोरोज़ हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई मिसहैप्स हुए हैं तो वो उनको अपने गाने में एक्सप्रेस कर रही है. इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो क्या गा रही है. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and o'er the sickle bending, I listened motionless and still. जब वो गा रही थी तो कहता मैं रुक गया, मेरे ऊपर एक सुकूत तारी हो गया, मैंने ज़रा भी हरकत नहीं की. वो लड़की काटती जा रही है और गाती जा रही है, मैंने उसको गाते हुए देखा है. एंड could have, और उसका जो गाना था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, कोई इसकी एंडिंग नहीं थी, वो गाती जा रही थी. और इसका थीम मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि वो क्या गा रही है. वो जो अनमैरिड यंग लड़की है, मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में गा रही है. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. जैसे ही कहता मैं पहाड़ों पे ऊपर चला गया तो वो आवाज़ आनी मुझे बंद हो गई, जो म्यूज़िक मेरे हार्ट दिल के अंदर जज्ब हो गया, अब उसको सुने हुए बहुत अरसा गुजर गया है, अब मैं उसको नहीं सुन पा रहा, वो एक्सपीरियंस मेरा ख़त्म हो गया. ओके, सो ये थी आपकी पोम. इसके अंदर बेटे लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज नोट्स. यहाँ पे उसकी समरी में बयान की गई है. समरी में क्या बताया है? यू मस्ट इमेजिन अ रिमोट एंड लवली वैली इन द स्कॉटिश हिल्स. ये स्कॉटलैंड के पहाड़ों के बारे में वो बता रहा है कि वहाँ पर वो लड़की को उसने देखा था, और वो बहुत दूर दराज, रिमोट मीन्स फॉर far off areas, दूर दराज के. Wordsworth on one of his long solitary walk through the empty hills, खाली पहाड़ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उसने एक वॉक जैसे हम करने के लिए दूर दराज ज़रा निकल जाते हैं, इस तरह वो चला गया. Comes upon this girl working by herself in a field at the bottom of the valley, singing as she works and breaking the silence of the calm hills with a beautiful song in a mysterious language. कि ये लड़की एक खुफिया, मिस्टीरियस मीन्स अननोन, अनफेमिलियर टू द पोइट, वो नहीं जानता कि ये कौन सी ज़ुबान है. वो किसी मिस्टीरियस ज़ुबान के अंदर लैंग्वेज पुरस्रार है उसके गाने की लैंग्वेज, उसमें ये खूबसूरत गाना गा रही है और पूरी वादी उसके गाने की आवाज़ से गूंज रही है, इको है वहाँ पर पहाड़ों में, और ये उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, वहाँ खड़ा हुआ उसके गाने से महसूस हो रहा है. इट वॉज फॉर वर्ड्सवर्थ अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी. उसके लिए ये बहुत खुशकुन एक वो था, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था. बट इट वॉज मोर देन द एक्सपीरियंस ऑफ अ मूवमेंट, ये बल्कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा बड़ी बात थी. ही कंक्लूड्स द पोएम विद द लाइन्स. आप द लाइन्स देखिए कितनी यानी उसके लिए एक एटर्नल सोर्स ऑफ पीस है, एटर्नल सोर्स ऑफ प्लेजर है, हमेशा रहने वाला, याद बाकी रह जाती है. वो ये कहता है द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. अब नहीं है लेकिन उसकी यादें अभी भी हैं. बेटे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी.
जैसे आप वीडियो बनाते हैं ना अपने दोस्तों के अंदर, आप किसी ओकेज़न की, तो फिर आप काफ़ी उस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आप उसको वीडियो को दोबारा देखते हैं तो आपको वही खुशी महसूस होती है जो आपने एक्सपीरियंस की थी जब, बल्कि उससे भी ज़्यादा कभी खुश होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आपसे बिछड़ जाते हैं, बहुत सारे कहीं चले जाते हैं इधर उधर, बहुत सारे बीच में कोई मिसहैप भी होता है, कोई वैसे दुनिया से भी चला जाता है, तो फिर आप उसको रिकॉल करते हैं तो वो आपको दोबारा खुशी देती है, आप उसको एंजॉय करते हैं। ओके, फॉर वर्ड्सवर्थ यहाँ से पढ़ रही हूँ बेटे। वन ऑफ द कीनेस्ट जॉय ऑफ लाइफ ले इन द एबिलिटी टू प्रिजर्व अ लवली एक्सपीरियंस इन द मेमोरी। जब आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस को अपनी मेमोरी के अंदर महफूज कर लेते हैं तो फिर वो आपके लिए एक एटर्नल सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट बन जाता है, आप जब चाहें उसको सोच के एंजॉय करते हैं। The same thought is expressed in his famous poem The Daffodils. Lovely experiences are not merely good in themselves. यही एक्सपीरियंस डैफोडिल में है। ये एक्सपीरियंस ना सिर्फ उस वक्त खुशी देते हैं, दे एडेड अ प्रेशियस स्टोर ऑफ सच एक्सपीरियंसेस हेल्ड फॉर एवर इन द मेमोरी, बल्कि वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। जो डाटा स्टोर हो जाता है फिर आप उसको जब दोबारा रिकॉल करते हैं वो आपको फिर रिफ्रेश कर देता है। अ लास्टिंग सोर्स, हमेशा रहने वाला, और रिफ्रेशिंग एंड जॉय फॉर यू। ओके, तो ये था बेटे इसके बारे में, आपकी पोएम के बारे में। समरी भी देख ली हमने, उसको एक्सप्लेनेशन भी देख ली, डेफिनेशंस भी देख ली उसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया। अब उसके बायोग्राफिकल नोट्स हैं, ये आपकी बुक में से ही हैं। एंड पे मैं हमेशा बताती हूँ कि इनको ज़रूर पढ़ा करें। ही वॉज बॉर्न इन 1770, डाइड इन 1850, ठीक है, एट कुकर माउथ। बेटे ये कुकर माउथ क्या है? ये वो लेक है जहाँ पर वो पैदा हुआ, उसका नेटिव टाउन है, और उसके लिए उसके पास बहुत डीप लव है अपने होमलैंड के लिए। तो उसके बाद फिर वो जब यह शहर में मूव हो गया तो वो अपना, उसको कंट्री साइड बहुत याद आता था। आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज ही स्पेंट अ ईयर इन फ्रांस एंड वॉज पैशनेटली इन सिंपथी विद द रेवोल्यूशनरीज। उसने जब ये लंदन में रहता था, सॉरी इंग्लैंड में, तो उसने फ्रांस का जब ट्रैवल किया तो उसने वो दौर था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो उसने रेवोल्यूशनरीज़ के आइडियाज़ को बहुत पसंद किया। उनके आइडियाज़ क्या थे बेटे? उनका स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, आज़ादी और बराबरी। ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा, इसको बहुत पसंद आया। तो लेकिन जब उसने देखा कि वो जो रेवोल्यूशनरीज थे वो किसी और तरफ उनका झुकाव है, तो फिर उन्होंने इसने उनको उससे ये मायूस हो गया। ओके, फर्दर वी आर टोल्ड इन 1793 ही पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक। ये दो उसने अपने पब्लिकेशंस शाया करवाएं, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक। ये MCQs में हो सकता है आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ बेटे। हाउ एवर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years इन एसोसिएशन विद हिज फ्रेंड कॉलरेज, ये कॉलरेज उसका बेस्ट बडी था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। वर्ड्सवर्थ डेवलप्ड हिज ओन ओरिजिनल एंड इमेंसली वैल्यूएबल थ्योरीज कंसर्निंग पोइट्री एंड पोइटिक स्टाइल। पोइट्री के बारे में और पोइटिक स्टाइल के बारे में उसने कुछ थ्योरीज दी जो बहुत मशहूर हुई बाद में, बल्कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। अब रोमांटिक मूवमेंट के बारे में आपको बताती हूँ, पहले लेट मी कंप्लीट दिस पैराग्राफ फर्स्ट। द रिजल्ट वॉज द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। बेटे ये जो लिरिकल बैलेड्स है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही वॉज फेमस फॉर दीज लिरिकल बैलेड्स। उसकी ज़िंदगी का एक लैंडमार्क है। विच कंटेन द एंशियंट मैरिनर बाय कॉलरेज। कॉलरेज कौन है? कॉलरेज एक और रोमांटिक पोइट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कंटेम्प्रेरी है। इन दोनों ने मिलकर ये लिरिकल बैलेड्स लिखी थी। उसमें ये बैलेड जो है एंशियंट, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, इसका पूरा नाम है, ये कॉलरेज ने लिखी थी। बाकी सारी की सारी पोम्स लिरिकल बैलेड बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। द वॉल्यूम फॉर्म्स ऑफ द ग्रेट लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत ही फेमस किताब है, लैंडमार्क है इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री के अंदर। जस्ट एज द वर्ड्सवर्थ preface to the second edition of 1800 forms one of the great landmark of English criticism। वर्ड्सवर्थ ने एक क्रिटिसिज्म के ऊपर भी एक पोइट लिखी, पोइट्री के क्रिटिसिज्म के ऊपर, जिसको हम कहते हैं न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ अ पोइटिक स्टाइल। उसने ये डिस्कस किया उसके अंदर प्लेन लैंग्वेज ऑफ, जिसमें उसने कहा कि प्लेन लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच वॉज अ फिट मीडियम फॉर द पोइट, कि शायर को अगर शायरी करनी है
तो वो प्लेन लैंग्वेज मीन्स सिंपल लैंग्वेज यूज़ करे, सिंपल देहाती ले मैन की लैंग्वेज, रस्टिक लाइफ की लैंग्वेज, क्योंकि उसने आम लोगों के लिए लिखना है। जब आप आम लोगों के लिए लिखते हैं तो फिर लैंग्वेज जो है, डिक्शन जो है, इट शुड बी सिंपल, नॉट फ्लावरी, नॉट सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। हाई हाई स्कॉलरली नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको आम लोग पढ़ सके। इवेंट्स इन हम्बल लाइव्स वेयर व्हाट फिट सुटेबल मैटर, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी कॉमन मैन की लाइफ से, उसके ही जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है, जो रूटीन लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उनके वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए पोइट्री का। व्हेन व्यूड बाय अ पोएटिक इमेजिनेशन, जब आप उसको पोएटिक इमेजिनेशन के तहत आप लिखेंगे तो इन चीज़ों को आप अपना सब्जेक्ट मैटर, अपनी लैंग्वेज और उसके मुताबिक आप लिखेंगे तो फिर परफेक्ट पोइट्री हो जाएगी आपकी। अब रेवलेशन ऑफ गॉड इन द ब्यूटीज ऑफ नेचर केम इनटू इंग्लिश पोइट्री, तो ये इसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये इसके विलियम वर्ड्सवर्थ की ही मेहरबानी है, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल पोइट्री है, रस्टिक पोइट्री है, ले मैन्स लैंग्वेज है, दीज ऑल बिकम द पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, फिर उसके बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये प्रिल्यूड आती है इन 2 वॉल्यूम्स, ग्राफिकल पोएम है ये प्रिल्यूड, ये उसकी इंपॉर्टेंट पोएम है, ऑल्दो इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1850। उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसमें बेटे हमें बताया गया है कि जैसे ही वो थोड़ा एल्डरली मैन बन गया, थोड़ी उसकी एज ज़्यादा हो गई, तो फिर उसका जो इमेजिनेशन थी ना, पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो डिक्लाइन उसका हो गया, उसकी वो ख़त्म हो गई, वो ताकत जो थी उसकी, जो हमने यहाँ पर देखी जब उसने लिरिकल बैलेड्स लिखी, जब उसने प्रिल्यूड लिखा और ये बाकी शायरी उसने लिखी, तो उसका वो डिक्लाइन हो गया, उसका जवाल पजीर हो गया, उसका वो जो फ़न था, फ़न शायरी, ठीक है। मेरा ख्याल है अब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। सॉलिटरी रीपर हमने पढ़ ली, सिंपल पोम बाय रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिसिज्म क्या है बेटे? रोमांटिसिज्म क्लासिकल का बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लासिकल के अंदर क्या था कि जब शायरी करते थे या वो लिखा जाता था लिटरेचर, तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत लिटरेरी लैंग्वेज, पढ़े लिखे लोगों की ज़ुबान, और आम बंदा शायरी नहीं कर सकता था। स्कॉलर्स लिखते थे शायरी, क्योंकि एक ख़ास पैरामीटर होता था, वो आम आदमी नहीं कर सकता था। तो इसने इस चीज़ को कंडेम किया और उसने कहा कि शायरी जो है वो आसान ज़ुबान, सादा, रस्टिक लाइफ के बारे में और रूरल लाइफ के बारे में लिखी जानी चाहिए, और ले मैन लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए जो बहुत सिंपल है। इस और नेचर को अपना टॉपिक बनाएं, नेचर को अपना सब्सटेंस बनाएं पोइट्री को वो कंपोज करने के लिए, शायरी लिखने के लिए, क्योंकि पोइट्री जो है इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम इंटेलिजेंस। ये जो है दिल से आती है शायरी, जज्बात हैं, तो इनको आसानी से इनको कंपोज होना चाहिए। सो इट इज़ कॉल्ड रोमांटिक मूवमेंट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस रोमांटिक मूवमेंट, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड रोमांटिक पोइट। Okay, till my next video, stay tuned. Allah Hafiz.